पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर हैं। भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 3:45 पर पीएम मोदी का विमान वाशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा। उस वक्त वाशिंगटन में हल्की बारिश हो रही थी। पीएम खुद छतरी लिए विमान की सीढ़ियों से उतरे। नीचे उतरने के बाद पीएम मोदी ने मास्क लगाया और अगवानी करने आए नेताओं और सेनाओं के अधिकारियों से मुलाकात की। पीएम मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय इंतजार कर रहे थे। बारिश के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लोग मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। एयरपोर्ट से निकलते वक्त पीएम मोदी ने काफिला रोका और लोगों से मिलने पहुंच गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीएम ने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और उनका अभिवादन किया। एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे होटल विलाड इंटरकॉन्टिनेंटल के लिए रवाना हो गए। पीएम मोदी के लिए आज दिन भर का कार्यक्रम बेहद व्यस्त रहने वाला है। आज सबसे पहले पीएम 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। भारत में निवेश को लेकर ये मुलाकात बेहद अहम है। पीएम मोदी आज रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ भी पीएम की द्विपक्षीय बैठक होगी। आज शाम 7:15 बजे पीएम मोदी होटल के अब्राहम लिंकन स्वीट में 5 अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। हर सीईओ के साथ करीब 15 मिनट तक बात होगी। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मिलेंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 12:30 बजे अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक रात 3 बजे पीएम मोदी की जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। कल पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होगी। इसके पहले दोनों नेता वर्चुअली 3 बार एक दूसरे से मुखातिब हो चुके हैं। कल भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे पीएम मोदी व्हाइट हाउस जाएंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका और भारत के बीच आपसी व्यापारिक, सामरिक और सामाजिक मुद्दों पर बाइडेन के साथ पीएम मोदी की मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। पीएम मोदी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड नेताओं की समिट में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश की है। संत समाज से लगातार इसकी मांग उठ रही थी। अयोध्या के आचार्य परमहंस ने इस फैसले के लिए यूपी सरकार को धन्यवाद दिया है। महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पुलिस ने सल्फास की गोलियां भी जब्त की हैं। पुलिस अब पता लगा रही है कि क्या जहर महंत नरेंद्र गिरी ने मंगाया था। वहीं मामले में तीसरी गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस ने आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को भी गिरफ्तार किया है। संदीप का जिक्र भी नरेंद्र गिरी ने सुसाइड नोट में किया था और साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। प्रयागराज कोर्ट में नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी की पेशी हुई, जहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी फांसी की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। नरेंद्र गिरी के करीबी साधु संतों ने उनकी आत्महत्या पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सुसाइड नोट को लेकर भी संदेह जाहिर किया है। धर्मांतरण केस में यूपी एटीएस ने ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। कलीम सिद्दीकी पर धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने का आरोप है। यूपी एटीएस की जांच के मुताबिक मौलाना कलीम के ट्रस्ट को 3 करोड़ रुपए विदेशी चंदे मिले, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए बहरीन से आए। अधिकारियों का कहना है कि मौलाना कलीम शैक्षिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण के रैकेट को चलाता था। मौलाना कलीम सिद्दीकी के कारनामों की जानकारी जून में गिरफ्तार मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी की तफ्तीश के दौरान हासिल हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने को लेकर गीतकार जावेद अख्तर की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जावेद अख्तर को एक वकील ने लीगल नोटिस भेजा है और उन्हें माफी मांगने को कहा गया है। वकील संतोष दुबे ने कहा कि अगर जावेद अख्तर बिना शर्त लिखित माफी देने और नोटिस मिलने के 7 दिनों के भीतर अपने सभी बयान वापस लेने में विफल रहते हैं तो वो अख्तर से 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए एक आपराधिक मामला दर्ज करेंगे।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ तार जुड़े होने के आरोप में 6 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन मामलों को देखने वाली प्रशासन एक कमेटी ने पूरे मामले की तहकीकात में आरोपों को सही पाया। संविधान की धारा 311(2)(c) के तहत उनकी बर्खास्तगी की गई। कमेटी ने इन 6 कर्मचारियों के आतंकियों से तार जुड़े होने और उनके ओवरग्राउंड वर्कर होने को लेकर पर्याप्त सबूत की बात कही। पंजाब कांग्रेस में खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर सिद्धू पर हमला किया है। कैप्टन ने साफ कहा कि अगर सिद्धू को कांग्रेस सीएम का चेहरा बनाती है तो वो उनके खिलाफ तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। अमरिंदर ने नई सरकार में सिद्धू को सुप्रीम सीएम बनाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, कैप्टन ने राहुल प्रियंका को भी अनुभवहीन कहा और उनके सलाहकारों पर दोनों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान चुनावी सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने नंदीग्राम में अपनी हार को बीजेपी की साजिश बताया। वहीं मोदी और अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि वो हिंदुस्तान को तालिबान नहीं बनने देंगी। $5 करोड़ लेकर टिकट नहीं देने के आरोप में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तेजस्वी मीसा के साथ ही कांग्रेस के विधायक मदन मोहन झा, पूर्व विधायक सदानंद सिंह, कांग्रेसी नेता शुभानंद मुकेश और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर पर कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। 5 करोड़ लेकर टिकट न देने का आरोप कांग्रेस नेता संजीव कुमार सिंह की ओर से लगाया गया है। संजीव ने पटना के CJM कोर्ट में 18 अगस्त को परिवाद दायर किया था। आरोप है कि भागलपुर से लोकसभा का टिकट देने के लिए सभी आरोपितों ने उनसे 5 करोड़ रुपए की मांग की थी। रुपए लेने के बदले उन्हें टिकट नहीं दिया गया। दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। मिहिर भोज की यह मूर्ति करीब 2 साल से बनकर तैयार थी, लेकिन कोरोना के चलते इसका अनावरण टल गया। हालांकि मिहिर भोज की मूर्ति को लेकर गुर्जर और राजपूत समुदाय आमने सामने थे। दोनों ही मिहिर भोज को अपना पूर्वज बताते हैं। ऐसे में योगी की सभा के दौरान गुर्जर के जमकर नारे लगे तो वहीं मूर्ति की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। वैक्सीन के मामले में ब्रिटेन का नस्लवाद सामने आया है। ब्रिटेन के इस वैक्सीन नस्लवाद का शिकार होने वाले बड़े देशों में भारत भी है। ब्रिटेन 4 अक्टूबर से दुनिया के यात्रियों को आने की इजाजत दे रहा है, लेकिन भारत में वैक्सीन प्राप्त यात्रियों को वहां जाकर 10 दिन क्वारंटीन रहना होगा। ब्रिटेन के इस रवैये पर भारत ने जैसे को तैसा जवाब देने की चेतावनी जारी की है। कोरोना संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को कम से कम 50,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। ये राशि राज्य आपदा राहत कोष से जारी की जाएगी और संबंधित परिवार के सदस्य के आधार से जुड़े खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की ओर से तैयार इन गाइडलाइंस को गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को कोरोना से होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह राशि दिए जाने की गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया था। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में सरकार के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 दिनों से चल रहे इस विरोध के चलते करोड़ों की संपत्ति को अब तक नुकसान पहुंच चुका है। दरअसल देश में बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए यहाँ के निर्माण उद्योग को 2 हफ्तों के लिए बंद किया गया है। साथ ही निर्माण उद्योग से जुड़े सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लगाने के लिए कहा गया है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पुलिस की माने तो हिंसक प्रदर्शन करने के आरोप में 60 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। स्पेन में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट को भले ही 3 दिन हो गए हों, मगर अब भी यहाँ तबाही जारी है। सड़कों पर आग का दरिया बह रहा है तो कई जगहों पर सड़कें लावा के पहाड़ के चलते बंद हो गई हैं। 50 सालों में पहली बार ला पाल्मा द्वीप के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। 80 से 85 हजार की आबादी वाले इस द्वीप पर लोगों की आय का मुख्य स्रोत खेती है, जो अब इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहाँ के प्रशासन की माने तो अब तक 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। थाईलैंड में कोरोना महामारी के चलते बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इस महामारी से बड़ा नुकसान उन टैक्सी ड्राइवरों को हुआ है जो कभी टैक्सी चलाकर
अपने परिवार का पेट पालते थे। टैक्सी ड्राइवरों के परिवारों को बचाने के लिए टैक्सी यूनियन सब्जियां उगाकर ड्राइवरों में बांट रही है। टैक्सी यूनियन की माने तो इस तरह के प्रयोग से न सिर्फ ड्राइवरों का घर चल रहा है, बल्कि इन पेड़ों का ख्याल रखने वाले भी वही ड्राइवर हैं जो कभी इन टैक्सियों को चलाते थे। यहूदियों ने अपने पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल के पास अपना एक खास त्योहार मनाया। इस दौरान बड़ी संख्या में जुटे यहूदियों ने दुनिया के लिए शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। कोरोना महामारी के चलते इस बार इस त्योहार को कुछ पाबंदियों के साथ मनाया जा रहा है। त्योहार को इस बार 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, जिससे से ज्यादा लोग सुरक्षित रहते हुए इस त्योहार का हिस्सा बन सकें। अच्छी बात यह है कि इस त्योहार को मनाने आ रहे लोगों को किसी भी तरह के ग्रीन पास की आवश्यकता नहीं होगी। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 6,78,000 को पार कर गई है। मृतकों के इस आंकड़े ने 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार बीते 28 दिनों में 42,55,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि इस दौरान 45,829 लोगों ने जान गंवाई है। जबकि अब भी 97 लाख लोग इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक इस महामारी से 4,24,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। अचानक आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई और वे घरों से बाहर निकल गए। मेलबर्न के चैपल स्ट्रीट में हर ओर मलबा फैल गया। यह क्षेत्र यहाँ का लोकप्रिय शॉपिंग एरिया है। इमारतों से ईंट पत्थर सड़कों पर आकर गिरने लगे। वहीं एक टीवी शो के दौरान एंकर ने लाइव झटके महसूस किए। स्टूडियो में लगे कैमरे भी तेज झटकों की वजह से हिलते हुए दिखाई दिए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.9 मापी गई। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने किसी बड़े नुकसान से इनकार किया है। न्यूयॉर्क में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रईसी ईरानी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। उन्होंने 1988 में ईरान में 30,000 राजनीतिक कैदियों को मौत के घाट उतारा था। अमेरिका में मौजूद ईरानी अमेरिकी समुदाय के लोगों ने उनका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण से ठीक पहले ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का विरोध हुआ। न्यूयॉर्क के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये वही होटल है जहां बोल्सोनारो ठहरे हुए हैं। देश में वैक्सीनेशन को सही तरीके से नहीं कर पाने के चलते लोगों ने विरोध